दोस्तों हाजिर हूं एक और रिपोर्ट लेकर। चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड की मेरी आज की रिपोर्ट भी रहेगी हिंदी में, क्योंकि आज एक बार फिर मैं बात करूंगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पंजाब पुलिस कस्टडी, जिला मोहाली पुलिस के सीआईए स्टाफ की हिरासत में करवाई गई उस टेलीविजन इंटरव्यू के बारे में जो प्रसारित तो पिछले साल यानी कि 2023 में मार्च के महीने में हुई थी, लेकिन इस मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया इस साल जनवरी 2024 में, वो भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा इस मामले का संज्ञान नोटिस खुद ब खुद लिए जाने के बाद। दोस्तों इस केस में यानी कि लॉरेंस बिश्नोई की दो ऐसी इंटरव्यूज, जिनमें से एक इंटरव्यू पंजाब पुलिस की कस्टडी में हुई और दूसरी इंटरव्यू हुई राजस्थान की जेल में। इन दोनों इंटरव्यूज के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। मार्च 2023 में जब ये इंटरव्यूज प्रसारित हुए, ये किसी को अंदाजा नहीं था कि इंटरव्यू कहां शूट किए गए, कब इनको प्रसारित किया गया। पंजाब पुलिस ने डे वन से इस इंटरव्यू की असलियत और सच्चाई को छुपाने की हर संभव कोशिश की। पंजाब पुलिस के सीनियर मोस्ट अधिकारी, राज्य के कार्यकारी डीजीपी, एक्टिंग डीजीपी गौरव यादव ने इस इंटरव्यू के प्रसारित होने के बाद कुछ ही घंटे बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि यह इंटरव्यू पंजाब की किसी जेल में, किसी थाने में नहीं हुई। इस मामले में एक हाई पावर्ड पैनल यानी कि कमेटी बनाई गई, जिसमें एडीजीपी प्रिजन्स और स्पेशल डीजीपी स्तर के अधिकारियों को रखा गया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, जिसने दिसंबर 2023 आते आते इस केस का, इस गतिविधि का संज्ञान ले लिया था। चल रही एक और याचिका की सुनवाई के दौरान लॉरेंस बिश्नोई की टीवी इंटरव्यू को नोटिस में लेकर उस मामले में भी राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिए गए थे। उस हाई कोर्ट के बेंच के समक्ष जो हल्फनामे, जो सबमिशन पंजाब पुलिस की इस स्पेशल कमेटी, जिसका काम था इस मामले और इस इंटरव्यू की असलियत और गहराई के बारे में एक जांच करना, उस कमेटी द्वारा यह सबमिशन दिया गया, यह अदालत को बताया गया कि यह इंटरव्यूज संभवतः पंजाब में नहीं हुए, ना जेल में ना पुलिस कस्टडी में। दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के इस डिवीजन बेंच को पंजाब के सीनियर मोस्ट आईपीएस अफसरों ने गुमराह किया। पुलिस या जेल की हिरासत में लॉरेंस बिश्नोई की हुई इन दो इंटरव्यूज के मामलों में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दो अलग अलग एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। यानी कि मार्च 2023 में इस मामले का पब्लिक डोमेन में आना, टीवी पर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू चलना, उसके बाद पंजाब पुलिस ने तकरीबन 9 महीने तक इस केस में कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं की। दिसंबर 2023 में जब हाईकोर्ट ने कहा, उसके बाद जनवरी 5 और 6 जनवरी 2024 इस साल 2 एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद एसआईटी आईपीएस प्रबोध कुमार की विशेष जांच टीम ने जब इस मामले की गहराई में जाने के बाद तथ्यों को सामने रखा तो सबके होश उड़ गए। पंजाब की किसी जेल से लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू हुआ पंजाब पुलिस के जिला मोहाली के सीआईए स्टाफ की कस्टडी से। अब दोस्तों सीआईए स्टाफ वो स्टाफ है जिससे सब क्रिमिनल थर्राते हैं। सीआईए की पुलिस रिमांड किसी भी अपराधी के लिए एक बुरे सपने की तरह होता है, लेकिन उसी सीआईए की कस्टडी में लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू करवाया गया। मैं फोकस करके कहना चाहूंगा कि इंटरव्यू करवाया गया, क्योंकि जेल में मोबाइल फोन गलत अवैध तरीके से पहुंच जाए और उससे एक ऑनलाइन इंटरव्यू कर लिया जाए, यह संभव है, लेकिन उस पुलिस की हिरासत जहां कर अपराधी से पूछताछ के मकसद से उसे लाया जाता है, उसके साथ सख्ती की जाती है, उसको इंटेरोगेट किया जाता है, उस सीआईए की कस्टडी से इंटरव्यू हो नहीं सकता, करवाया ही जा सकता है, जो कि करवाया गया। सो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तथ्यों को सबके सामने रखा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हर सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट मांगी। अलग अलग रिपोर्ट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा दी गई। लेकिन दोस्तों अब से कुछ दिन पहले, तकरीबन एक हफ्ता पहले, 9 अक्टूबर को मोहाली की अदालत में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इसी एसआईटी जो कि 2 सदस्यीय टीम है, आईपीएस प्रबोध कुमार और आईपीएस नीलांबरी जगादले, इन दोनों आईपीएस अधिकारियों की स्वीकृति के बाद मामले के जांच अधिकारी ने एक अनट्रेस्ड रिपोर्ट इस एफआईआर नंबर 1 जो कि 5 जनवरी 2024 को दर्ज की थी, उसे संबंधित जिला अदालत के सामने रखा, जो कि अब अदालत को फैसला लेना है कि क्या इस मामले की कुछ धाराएं, इनफैक्ट आज मैं इस अनट्रेस्ड रिपोर्ट को डीकोड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों
पिछले कुछ दिनों से इस अनट्रेस्ड रिपोर्ट को लेकर बहुत चर्चाएं हैं। अमूमन जांच एजेंसियों द्वारा इस तरीके की क्लोजर रिपोर्ट्स या अनट्रेस्ड रिपोर्ट अदालतों में रखी जाती हैं उस वक्त जब किसी दर्ज आपराधिक मुकदमे में पर्याप्त सबूत या तथ्यों में भिन्नता पाए जाने के बाद यह महसूस किया जाए कि कुछ धाराएं जिनके तहत उस एफआईआर को उस केस को रजिस्टर किया गया है वो सही नहीं है। उन धाराओं को या तो ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर कई केसेस में नई धाराओं को लगाया जाना पड़ेगा। दोस्तों, पंजाब में सिर्फ एक इंटरव्यू हुआ 5 जनवरी इस साल। उसी केस में, उसी इंटरव्यू के मामले में एफआईआर दर्ज की गई और यह इंटरव्यू था मोहाली पुलिस की कस्टडी में। दूसरा इंटरव्यू राजस्थान की जेल में हुआ। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की बनाई एसआईटी द्वारा इन तथ्यों की प्रामाणिकता को सबके सामने और खासकर अदालत के सामने रखने के बाद हाईकोर्ट ने उस मुकदमे को राजस्थान में ट्रांसफर किया, जिसके बाद राजस्थान पुलिस उस मामले की जांच करेगी और एक एफआईआर वहां भी दर्ज की जा चुकी है। दोस्तों, पंजाब में दर्ज हुई एफआईआर जो कि लॉरेंस बिश्नोई की उस बड़ी इंटरव्यू के बारे में थी जो पहली एबीपी न्यूज पर प्रसारित इंटरव्यू थी। उस मामले में जो आपराधिक धाराएं यानी कि सेक्शंस लगाए गए थे, क्योंकि उस वक्त बीएनएस अप्लाई नहीं हुआ था, तो वो मुकदमा इंडियन पीनल कोड की धाराओं के तहत दर्ज किया गया। जिन धाराओं को उस मामले में दर्ज किया गया था या लगाया गया था वो धाराएं थी आईपीसी की धारा 384, आईपीसी की धारा 201, 202, धारा 116, 120 बी और आईपीसी की धारा 506। अब दोस्तों, इन 6 धाराओं में से 5 धाराओं को ड्रॉप कर दिया गया है इस केस में। यानी कि जो अनट्रेस रिपोर्ट 9 अक्टूबर को मोहाली की अदालत में पेश की गई है संबंधित अधिकारी द्वारा एसआईटी अधिकारियों के निर्देश के बाद, उस एफआईआर या उस रिपोर्ट में आईपीसी की धारा 384, 201, 202, 116 और 120 बी, इन 5 धाराओं को ड्रॉप किया गया है और सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी को रिटेन किया गया है। अब दोस्तों, इतने बड़े स्तर पर 5 धाराओं को लॉरेंस बिश्नोई की टीवी इंटरव्यू के मामले से ड्रॉप किए जाने को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है। इस चीज की समझ भी बहुत कम लोगों को है कि दरअसल में यह मामला है क्या, क्योंकि पिछले कई महीने से ये जो 5 और 6 जनवरी को 2 एफआईआर दर्ज की गई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, उन एफआईआर के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी गई, बहुत ही गुप्त तरीके से। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पंजाब पुलिस और उसके सीनियर मोस्ट अधिकारियों ने इस मामले को बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, मैं कहूंगा, अंदाज से लेने की कोशिश की है और यही कारण है कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दुखांत है, त्रासदी है कि वो एफआईआर जो कि दर्ज होने के साथ ही ऑनलाइन डल जानी चाहिए, उन एफआईआर की प्रतियां, कॉपियां हासिल करने में हफ्तों हफ्तों, महीने महीने लग जाते हैं, खास करके बहुत से ऐसे सेंसिटिव, संवेदनशील केसों में, जैसे कि इस केस में हुआ। और जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि मार्च 2023 से लॉरेंस बिश्नोई की टीवी इंटरव्यूज से जुड़े मामले पर पर्दा डालने की कोशिश पंजाब पुलिस के सीनियर मोस्ट अधिकारी करते हुए पाए गए और हाईकोर्ट को दखल देने के बाद इस मामले में थोड़ी बहुत जानकारी, कम से कम यह पता लग पाया कि लॉरेंस की इंटरव्यूज कहां, किस जेल या किस पुलिस की कस्टडी में रही। सो दोस्तों, आज इन धाराओं के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि लोगों के मन में यह तो है कि धाराओं को क्यों ड्रॉप किया गया। क्या लॉरेंस बिश्नोई को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? सर्टनली लॉरेंस बिश्नोई को फायदा पहुंचाने की कोशिश इस केस में डे 1 से होती रही है, आज भी हो रही है। और आज हम इस रिपोर्ट में थोड़ा सा इन सेक्शंस को समझेंगे कि आखिर जो 5 सेक्शंस को ड्रॉप किया जा रहा है, अनट्रेस रिपोर्ट जो दायर की गई है अदालत में, उनके पीछे क्या मकसद हो सकता है, उनके पीछे लॉजिक को भी समझना पड़ेगा। हम सिर्फ नकारात्मक तरीके से एक मामले की इन्वेस्टिगेशन को नहीं देख सकते, हमें हर चीज में एक लॉजिक ढूंढना पड़ेगा और आज इस अनट्रेस रिपोर्ट में भी हम उस लॉजिक को ढूंढने का प्रयास करेंगे। सो लॉरेंस की इंटरव्यू के मामले में जो धाराएं ड्रॉप की गई हैं उनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। आईपीसी का सेक्शन 384 एक्सटॉर्शन से रिलेटेड आपराधिक धारा है, यानी कि उगराही करने, रंगदारी, फिरौती वसूलने की नीयत से अगर कोई आपराधिक घटना, वारदात को अंजाम दिया जाता है तो संबंधित मुलजिम पर 384 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। सेक्शन 201 और सेक्शन 202 ये जुड़े हैं किसी भी मुलजिम या किसी भी अपराधी द्वारा कोई ऐसा ऑफेंस, अपराध किए जाने की दंड संहिता से जिस अपराध में कैपिटल पनिशमेंट होती है, यानी कि मौत की सजा जिस अपराध में होती है, उस अपराध से संबंधित सूचना को
छुपाने, कंसील करने, या कह सकते हैं कि एविडेंस को छुपाने, या फिर इंफॉर्मेशन या सूचना को विदहोल्ड करने, अपने तक रखने, 201 और 202 आईपीसी की ये दो धाराएं हैं। 116 आईपीसी की धारा है रिलेटेड टू अबेटमेंट, यानी कि अपराध, किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए किसी व्यक्ति को उकसाने से संबंधित वो धारा जो कि किसी भी मुलजिम अपराधी पर लगाई जाती है। और 120 बी, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। 120 बी रिलेट्स टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, किसी भी तरीके के अपराध, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ा अपराध हो या फिर किसी व्यक्ति की हत्या, किसी को डराना धमकाना, किसी व्यक्ति से किसी भी तरीके का गैर कानूनी काम करना करवाना। ऐसे मामलों में जो लोग मिलकर अपराध करने के लिए एक साजिश तैयार करते हैं, षड्यंत्र बनाते हैं, उसे 120 बी के तहत लिया जाता है। सो इन 5 धाराओं के बारे में बताया। इसके अलावा सेक्शन 506, अब यह धारा आईपीसी की धारा जिसे रिटेन किया गया है, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सीनियर अधिकारियों की देखरेख में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा मोहाली की अदालत में जिस एकमात्र धारा को रिटेन रखा गया है वो है सेक्शन 506 आईपीसी, जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी कि आपराधिक नियत और आपराधिक तरीके अंदाज में किसी व्यक्ति को डराने से जुड़ा हुआ वो आपराधिक ऑफेंस और उससे जुड़ी हुई वो संहिता है, सेक्शन है, जिसे लॉरेंस बिश्नोई के साथ रखा या जोड़ा गया है इस टेलीविजन इंटरव्यू के संदर्भ में। सो सिर्फ एक सेक्शन को रिटेन किया जाता है, 5 सेक्शंस को ड्रॉप कर दिया जाता है। दोस्तों, सुनने और समझने में तो अपने आप में बहुत बड़ा स्कैंडल यही नजर आ रहा है। एक ऐसा गंभीर मामला, एक सनसनीखेज इंटरव्यू देश के एक ऐसे सरगना से, वो भी नेशनल टीवी चैनल जिसे करोड़ों लोगों ने देखा, लाखों ऐसे युवा जिनके मनों पर शायद इस इंटरव्यू का गलत असर पड़ा, जिसे हाईकोर्ट ने मानते हुए इस इंटरव्यू को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से हटवाया। इसका डिजिटल ट्रेस किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी शक्ल में नहीं दिखना चाहिए, इस चीज को लेकर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए। लेकिन इस मामले की पड़ताल और उस इन्वेस्टिगेशन में 4 या 5 गंभीर धाराओं को हटाए जाने का आखिर मतलब क्या है? सो मतलब ही को हमें समझना है। दोस्तों, 201 और 202 यानी कि कंसीलमेंट और विद होल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ क्राइम विच हैज कैपिटल पनिशमेंट, जिस केस में जिस अपराध की सजाए मौत हो सकती है। दोस्तों, इस केस में इंटरव्यू करने या करवाने की अगर घटना को एक आपराधिक घटना मानती है पुलिस या जांच अधिकारी, तो यह केस बनता है। लेकिन यह एक ऐसा अपराध नहीं है जिसमें सजाए मौत होगी, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट होगी। सो जब भी यह केस रजिस्टर किया गया, यानी कि 5 जनवरी 2024 को जांच अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने अपनी सक्षमता के मुताबिक इस केस को रजिस्टर कर लिया। उस वक्त एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं की गई। 201 और 200 सेक्शन इस केस में दर्ज किया जाना बनता ही नहीं था। 116 अबेटमेंट टू क्राइम, क्या इस इंटरव्यू के दौरान या इस इंटरव्यू को करते हुए किसी अपराध को उकसाया जा रहा है, उकसाया गया, एक डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन 116 भी शायद नहीं बनता था। आईपीसी धारा 384, क्या यह इंटरव्यू एक ऐसी आपराधिक घटना थी जिसमें एक्सटॉर्शन इन्वॉल्व थी? शायद नहीं। तो ये 4 धाराएं 384, 201, 202 और 116 ये हट गई। इनसे संबंधित, इन धाराओं से संबंधित अनट्रेस्ड रिपोर्ट सामने आ गई। यहां तक तो बात समझ में आती है। और क्योंकि वही सीनियर अधिकारी आईपीएस ऑफिसर्स जिन्होंने इस मामले की असलियत को फाइनली पंजाब पुलिस की सीनियर मोस्ट टॉप जो ऑफिशियल मशीनरी है, सीनियर मोस्ट अधिकारियों की इच्छा के बावजूद उस असलियत की तह तक वो पहुंचे, पता लगाया कि कहां पर ये इंटरव्यूज हुए। उन्हीं अधिकारियों के निरीक्षण, उन्हीं अधिकारियों की देखरेख में यह अनट्रेस्ड रिपोर्ट दायर की गई है। तो इसके पीछे कोई मैलाफाइड इंटेंशन हो, इस चीज की संभावना कम समझी जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, 120 बी ऑफ सीआरपीसी को क्यों ड्रॉप किया गया? यानी कि इस इंटरव्यू को आपराधिक साजिश से जुड़ी हुई गतिविधि के रूप में क्यों नहीं देखा गया, यह मेरी समझ से परे है। 506 यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन साफ है। इस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने के अपने मकसद और मंसूबे को बार बार उसका जिक्र किया। तो इस इंटरव्यू के जरिए एक अपराधी द्वारा क्रिमिनली, आपराधिक तरीके से किसी व्यक्ति को डराए जाने की कोशिश है। तो 506 बनता है। लेकिन 120 भी आपराधिक साजिश के दायरे में इस इंटरव्यू को क्यों नहीं पंजाब पुलिस या इन सीनियर अधिकारियों ने माना और इस अनट्रेस्ड रिपोर्ट में इस 120 बी को भी ड्रॉप कर दिया गया? दोस्तों, पूरी बातचीत का लब्बो लबाब यह है
मुझे यह लग रहा है कि पंजाब पुलिस के सीनियर मोस्ट अधिकारी या जांच अधिकारियों द्वारा ये जो अनट्रेस रिपोर्ट दायर की गई है, उसका मतलब और उसका मायना यह लगाया जाना चाहिए कि पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की हुई इंटरव्यू जो कि पुलिस कस्टडी में की गई या करवाई गई, उस पूरी गतिविधि को एक आपराधिक घटना मानती ही नहीं है। दोस्तों, एक चीज मैं बताना और भूल गया कि इस केस में प्रिजन्स एक्ट की धारा 52 लगाई गई थी, यानी कि 5 जनवरी की एफआईआर में प्रिजन्स एक्ट भी इन्वोक किया गया था। लेकिन दोस्तों, प्रिजन्स एक्ट की कोई भी धारा, जब ये केस रजिस्टर हुआ था तब यह पता नहीं था कि ये इंटरव्यू किसी जेल में ना होकर पुलिस थाने में हुई है। तो जाहिरी तौर पर प्रिजन्स एक्ट की धारा 52 भी ड्रॉप की जानी थी, क्योंकि ये इंटरव्यू पुलिस कस्टडी में एक थाने में हुआ था, ना कि जेल में। सो सर्टेनली ये भी चीज समझ की बात है कि इस प्रिजन्स एक्ट से संबंधित धारा को भी ड्रॉप किया जाना था। लेकिन आपराधिक साजिश 120 बी इस केस में ड्रॉप नहीं होनी चाहिए थी। सो अब यहां पर यह तो समझ में आ गया कि इन 5 या 6 धाराओं को अनट्रेस रिपोर्ट में ड्रॉप करने का लॉजिक क्या था। काफी हद तक यह बात तर्कसंगत इसलिए हो सकती है क्योंकि अगर जांच अधिकारी इन धाराओं पर आधारित इस मुकदमे को लेकर अदालत में जाते तो ये सभी की सभी धाराएं ड्रॉप या अदालत द्वारा ना मानी इसलिए जाती क्योंकि शायद इन सेक्शंस को इंपोज ही नहीं किया जाना था जांच अधिकारियों या पुलिस द्वारा। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर ये धाराएं नहीं थी लगनी तो कौन सी धाराएं लगनी चाहिए थी। दोस्तों, इस मामले में पुलिस की कस्टडी में एक सरगना का इंटरव्यू करवाया जाता है। वो सरगना जो कि पिछले कई महीने से एक के बाद एक जिला पुलिस की रिमांड में था। इस इंटरव्यू को करवाने के लिए बंदोबस्त किए गए टेक्निकल इक्विपमेंट, जिसमें मोबाइल फोन से लेकर कुछ और गैजेट शामिल हो सकते हैं, उनको पुलिस कस्टडी में पहुंचाया गया, जिसके बाद ही लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू संभव हो पाई। इस मामले में बिना पुलिस अधिकारियों की मिलीभुगत ये इंटरव्यू हो पाती, है संभव नहीं था। दोस्तों, मेरी जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस ने अपने 10 अधिकारियों को इस जिले मोहाली के तत्कालीन एसएसपी से लेकर एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी जो कि उस वक्त तैनात थे, उन सभी अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किए हैं। लेकिन शो कॉज नोटिस एक डिपार्टमेंटल एक्शन है। सो क्या पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू में हुई आपराधिक लापरवाही या संलिप्तता, क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट और क्रिमिनल नेग्लिजेंस को एक डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस का केस मानकर इस मामले में अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, मामले होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारियों की मिलीभुगत से क्रिमिनल्स को जेलों से, पुलिस कस्टडी से भगा भी दिया जा सकता है। एक बहुत बड़े लेवल का रैकेट लॉरेंस बिश्नोई आज देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, जिसका एक्सटॉर्शन का रैकेट चलता है। करोड़ों नहीं बल्कि शायद अरबों रुपए में इसकी आमदन है, इसकी काली वो कमाई जिसकी बदौलत पुलिस अधिकारियों को खरीदने, उनको रिश्वत देने की कैपेसिटी ये रखता है। सो पंजाब पुलिस जब 5 या 6 अहम धाराओं को इस एफआईआर में से ड्रॉप करती है और सिर्फ एक धारा क्रिमिनल इंटिमिडेशन 506 को रखती है, तो क्या हम ये मान के चलें कि पुलिस सॉफ्ट होने की कोशिश कर रही है, अपने अधिकारियों को सिर्फ एक डिपार्टमेंटल शो कॉज नोटिस देकर और उनके शो कॉज नोटिस के जवाब आने के बाद इनमें से आधों से संतुष्ट होने और आधों से असंतुष्ट होने की स्थिति में कुछ एक को सस्पेंड कर या डिसमिस कर कुछ महीनों या कुछ हफ्तों के लिए इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है? दोस्तों, यह बिल्कुल संभव है क्योंकि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस ने डे 1 से लॉरेंस बिश्नोई की टीवी इंटरव्यू के मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। उस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश नहीं की गई है। 120 बी आपराधिक साजिश की संहिता को, इस सेक्शन को ड्रॉप किए जाने का मतलब यह है कि पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस कस्टडी से करवाई गई इस इंटरव्यू को एक आपराधिक घटना मानती ही नहीं है, एक क्रिमिनल केस मानती ही नहीं है। उन पुलिस अधिकारियों या उन सरकारी अधिकारियों जो कि अपनी जिम्मेवारी, अपने फर्ज को अदा करने में कोताही, आपराधिक लापरवाही करते हैं, डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी से लेकर ऐसी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट अपराधियों के साथ आपराधिक गतिविधियों में, उस सेक्शन को भी इन्वोक कर सकती थी, उसे करना चाहिए था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी कि भ्रष्टाचार अवरोधक कानून के तहत क्या इस मामले में एक सरगना, एक क्रिमिनल की कुछ पुलिस अधिकारियों की मिली भुगत से हुई, संभव हो पाई कि या करवाई गई इंटरव्यू को
समझा जा सकता है, जाना चाहिए। रिश्वत के लेन देन से अपराधियों को वो सहूलतें और वो रियायतें अक्सर सरकारी अधिकारी, खास करके पुलिस अधिकारी या जेल अधिकारी अक्सर देते हैं। हमने जेलों में करप्शन के बारे में सुना है। इनफैक्ट बहुत से ऐसे गैंगस्टर जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं, गोल्डी ब्राड जैसे गैंगस्टर से जब टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू में यह पूछा गया कि उसका बहुत बड़ा गैंग चलता है, ये एक्सटॉर्शन, लोगों से उग्राही वो क्यों करते हैं, रंगदारी की, फिरौती की वसूली वो क्यों करते हैं, उसका जवाब ये होता है कि हजारों उनके साथी जो कि जेलों में बंद हैं, वो अपराधी जो कि इन्हीं क्रिमिनल सरगनाओं गैंगस्टर्स के लिए काम करते हैं, इन्हीं के लिए वारदातों को अंजाम देते दिलवाते समय पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, जेलों में पहुंच जाते हैं। जेलों में पहुंचने के बाद उनकी जरूरतों, उनकी सहूलतों का ध्यान गैंग मेंबर्स या गैंगस्टर्स द्वारा रखा जाता है। दोस्तों, किन सहूलतों की बात ये लोग कर रहे हैं और ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं, कम से कम पंजाब की जेल के बारे में इस चीज को पूरी पक्के दावे या प्रामाणिकता के साथ कहा जाता है कि जितनी करप्ट पंजाब की जेल मशीनरी है, हजारों नहीं लाखों लाखों रुपए लेकर अंडर ट्रायल से जेल में बंद क्रिमिनल सरगनाओं से जेल प्रबंधन, जेल अधिकारी और वो पुलिस अधिकारी जो कि पुलिस कस्टडी में भी क्रिमिनल्स को रखते हैं, उनके साथ ज्यादा सख्ती ना की जाए, थर्ड डिग्री ना किया जाए, इसके एवज में लाखों लाखों रुपए लिए जाते हैं। खास करके बड़े गैंगस्टर्स, जो बड़े सरगना, पुलिस उनको हाथ ना लगाए। लॉरेंस बिश्नोई, आपको याद होगा, सिद्धू मूसेवाला के मई 2022 के कत्ल के कुछ महीने बाद पंजाब लाया गया था पुलिस रिमांड पर, जहां पर लगभग 6, 7 या 8 महीने लॉरेंस बिश्नोई अलग अलग जिला पुलिस की पुलिस रिमांड पर रहा। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई को इन तमाम महीनों में ज्यादा समय या तो मोहाली के इस सीआईए थाने, जहां पर उसकी ये इंटरव्यू हुई, यहां पर रखा गया, या फिर स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर में कुछ हफ्तों के लिए रखा गया। दोस्तों, इसका बड़ा कारण यह था कि लॉरेंस बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जो सुरक्षा मिल रखी है, जो सुरक्षा इंतजाम की जरूरत है, वो पंजाब के सभी जिलों में नहीं है। सो अलग अलग जिलों में दर्ज आपराधिक मुकदमों में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने के लिए संबंधित जिला की पुलिस इन्हीं फैसिलिटीज पर आती रही और इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई का ये इंटरव्यू हुआ। सो इंटरव्यू के बाद एक दुविधा यह भी थी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड यात्रा पंजाब में इतने जिलों की थी, कागजों पर, अदालती कागजों पर उसकी रिमांड को इतने जिलों में दिखाया गया, लेकिन प्रैक्टिकली उसे 2 या 3 फैसिलिटीज में रखा गया जहां पर उसकी इंटरव्यू संभव हो सकती थी। जेल जहां पर कि वो बाद में जुडिशियल कस्टडी में आया, उस जेल, बठिंडा जेल, जिस पर सबसे पहले उंगलियां उठी, उस जेल से इस तरीके की टेलीविजन इंटरव्यू टेलीफोन के जरिए, स्मार्टफोन या डेटा के जरिए संभव ही नहीं थी। सो दोस्तों, जेलों में पुलिस हिरासतों में बैठे अपराधी रिश्वत देकर ऐसी सहूलतें हासिल कर लें, ऐसी फैसिलिटीज ले लें, और खास करके लॉरेंस बिश्नोई जैसा सरगना जो कि एक ऐसी इंटरव्यू नेशनल चैनल को देता है जिसके बाद उसकी आपराधिक छवि, उसकी क्रिमिनल एज, उसका आपराधिक किरदार एक अलग स्तर पर उभर कर दुनिया के सामने आता है। ये एक ऐसी फेवर थी जिसके लिए लाखों या शायद करोड़ों रुपए का लेन देन भी संभव है। सो क्या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में इस मामले की पड़ताल संभव नहीं थी? आज स्थिति यह है कि सिर्फ शो कॉज नोटिस देकर कुछ पुलिस अधिकारियों जिन पर शक है, जो उस वक्त मोहाली के सीआईए का कोई डीएसपी था गुरशेर सिंह संधू, एक सीआईए का इंचार्ज था शिव कुमार, उस वक्त के तत्कालीन एसएसपी थे अतुलशील सोनी, और उनके नीचे के कुछ अधिकारियों को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं। आपराधिक संलिप्तता, आपराधिक लापरवाही के मामले इन लोगों पर दर्ज क्यों नहीं किए गए, यह बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार ने इस मामले को पिछले कई महीनों में लगातार दबाने की कोशिश की है। हालांकि इन सेक्शंस के ड्रॉप होने, अनट्रेस्ड रिपोर्ट दायर होने, सिर्फ सेक्शन 506 के तहत अब लॉरेंस बिश्नोई पर मुकदमा सिर्फ इसलिए चलेगा क्योंकि उसने एबीपी न्यूज को दी गई इंटरव्यू में सलमान खान को धमकी का जिक्र किया। अगर सलमान खान को धमकी का जिक्र लॉरेंस बिश्नोई ने ना किया होता, तो इस स्टैंडर्ड से, जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से इस वक्त तफ्तीश चल रही है, शायद 506 आईपीसी का मुकदमा भी उस पर दर्ज ना हो सकता। दोस्तों, इसका मतलब तो यही है कि किसी पुलिस डिपार्टमेंट की कस्टडी या जेल से बैठकर की या करवाई गई इंटरव्यू को क्या हम वैलिडेट होता हुआ यहां पर देख रहे हैं? हमें बहुत से ऐसे ऑफर्स पहले आए हैं, जेल में बंद अंडर ट्रायल क्रिमिनल गैंगस्टर्स जो कि इंटरव्यू दे सकते हैं, देना चाहते हैं।
इनफैक्ट मैं पहले भी अपनी रिपोर्ट्स में जिक्र कर चुका हूं कि लॉरेंस बिश्नोई वो सरगना, वो क्रिमिनल जो कि पुलिस की कस्टडी या जेल में बैठ के एक इंटरव्यू देता है। एबीपी न्यूज वो चैनल जो इस इंटरव्यू को लेता है और उसके बाद इस इंटरव्यू को प्रसारित कर दिया जाता है दुनिया के सामने। 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू, और एक नहीं दो इंटरव्यू रख दिए जाते हैं। सो इन लोगों ने किसी से कुछ छुपाया नहीं, ना तो लॉरेंस बिश्नोई कुछ छुपा रहा था, ना ही एबीपी न्यूज कुछ छुपा रहा था। अगर इस पूरे प्रकरण में कोई कुछ छुपा रहा था या आज भी छुपा रहा है, वो संबंधित पुलिस अधिकारी जो कि मोहाली की सीआईए से जुड़े हुए थे, उनके सीनियर अधिकारी, और पंजाब पुलिस के वो अधिकारी जिन्होंने इस मामले की एक सही जांच, एक ईमानदार जांच नहीं की, उल्टा इस मामले में कई कई महीने तक इस मामले पर पर्दा डालने की, इसे कवर अप करने की कोशिश की। दोस्तों, हमें उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि यह जांच एक साधारण जांच नहीं है। हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद यह जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है और काफी काबिल अधिकारी उस एसआईटी के अधिकारी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक है, उन्होंने इस अनट्रेस्ड रिपोर्ट को सहमति दी है। अदालतों में क्या ये इल्जाम, ये चार्जेस टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे, इनकी वैधानिकता को, इनकी तर्क संगतता को ध्यान में रखते हुए उनके ओपिनियन वैलिड हैं, समझ में आते हैं। लेकिन इस मामले में कुछ और जो सख्त धाराएं लगनी चाहिए थी, या इस मामले को एक टीवी चैनल को दी गई एक सरगना द्वारा इंटरव्यू से बढ़कर देखा जाना चाहिए। गंभीर इसके रेपरकशंस हैं, शायद उस तरीके से नहीं लिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि न सिर्फ ये एसआईटी बल्कि वो अदालतें जहां पर कि इस अनट्रेस्ड रिपोर्ट को दाखिल किया गया है, या फिर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का वो डिवीजन बेंच जो कि इस मामले को सुपरवाइज कर रहे हैं, जो कि इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो इन फैक्टर्स को जरूर कंसिडर करेंगे। हमें भरोसा या विश्वास नहीं खोना चाहिए। उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर इस इंटरव्यू में कुछ ना हुआ, किसी अधिकारी को सजा ना मिली, सारे अधिकारियों को शो कॉज नोटिस देकर डिपार्टमेंटल एक्शन लेकर छोड़ दिया गया, लॉरेंस बिश्नोई के लिए सेक्शन 506 में, जिसमें मैक्सिमम 2 साल की सजा है, कोई बड़ी सजा नहीं है। पिछले तकरीबन 9-10 साल से लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। सो उसके लिए इस केस में मिलने वाली सजा का कोई मायना नहीं है। अगर यह केस महत्वपूर्ण है तो वो हमारे सिस्टम की जो कमियां खामियां, क्योंकि दोस्तों इस वक्त इस सिस्टम को चलाने वाले, यानी कि सरकारों को चलाने वाले, पुलिस डिपार्टमेंट को चलाने वाले लोगों की अपनी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। लॉरेंस बिश्नोई का कोई बड़ा फैक्टर इस पूरी इंटरव्यू में नहीं है, वो इंटरव्यू से जुड़ी हुई इंटरव्यू है, लेकिन एक अपराध जगत के सरगना जो कि कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ना ही वो चैनल को छुपा रहा है, छुपाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो कि सिस्टम की इन त्रुटियों, सिस्टम की इन कमियों के एक्सपोज होने के बाद खुद एक्सपोज हुए हैं। वो अधिकारी जिन्होंने शायद लाखों या करोड़ों रुपए की रिश्वत ली होगी, किसी भी कंसिडरेशन, किसी भी लालच या किसी भी दबाव में, चाहे वो किसी सीनियर अधिकारी का दबाव हो, चाहे वो किसी भी स्तर का पॉलिटिकल दबाव हो, उस दबाव में आकर इस इंटरव्यू को फैसिलिटेट कराया। यह केस और इसका परिणाम एक बेंचमार्क बनने वाला है। क्या अंडर ट्रायल्स क्रिमिनल्स, अपराधियों, सरगनाओं के पुलिस कस्टडी या जेल से होने वाले इंटरव्यूज पर भविष्य में लगाम लग पाएगी, या फिर इस मुकदमा अगर यह सफल नहीं रहता या इसमें संबंधित अधिकारियों को सजा नहीं मिलती, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ना तो गैंगस्टर ना ही मीडिया, मैं उन अधिकारियों पर, उस सिस्टम पे सवाल उठा रहा हूं। अगर उस सिस्टम को आप अकाउंटेबल नहीं बनाते, उन अधिकारियों पर यह गाज नहीं गिरती, ऐसी परिस्थिति में भविष्य में बहुत से और क्रिमिनल और सरगनाओं के जेलों और पुलिस कस्टडी से इंटरव्यू देने का सिलसिला शुरू होगा। क्योंकि फिलहाल की यह कानूनी स्थिति कि किसी भी अंडर ट्रायल की किसी भी अपराधी जो कि जेल में बंद है, चाहे वो कोई कैदी है, चाहे वो हवालाती है, उसकी जेल से की या करवाई गई इंटरव्यू को प्रिजनर्स एक्ट की वायलेशन, उसकी उल्लंघना माना जाता है और इसके लिए सजाएं हैं। सो अगर इस केस में संबंधित पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इस केस में कोई मिसाल कायम नहीं हो पाती, तो फिर एक बड़े सरगना ही क्यों, उन तभी अंडर ट्रायल्स और अपराधियों की इंटरव्यूज क्यों ना हो जो कि जेलों में बंद हैं और जिनके पास बताने के लिए एक से एक दिलचस्प और गंभीर कहानियां हैं। जेल से इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू होना चाहिए, अगर इन इंटरव्यूज के सिलसिले को आप रोक नहीं सकते। इसी नोट के साथ मैं आज की इस रिपोर्ट को विराम देना चाहूंगा। हालांकि इस मामले और प्रकरण की बहुत सी और डायमेंशंस हैं, बहुत ही गंभीर डायमेंशंस हैं, मैंने आज उनको नहीं लिया। इस अनट्रेस रिपोर्ट से जुड़े हुए कुछ सवाल जो आपके जहन में होंगे,
मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उनको एड्रेस कर पाया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपके कुछ विचार हों, आप टिप्पणी या कमेंट्स की शक्ल में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जल्दी ही एक और रिपोर्ट के साथ फिर मिलूंगा।